हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रोटेशन पर एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लेकर आए। समझिए उसको, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो, चाहे वो नीट के बच्चे हों या आईटी मेंस या एग्जाम एडवांस के हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशन में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट। बेसिक प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बेसिक लेवल से मैंने 3-4 प्रॉब्लम इसी के अंदर सॉल्व की सेम डायग्राम से, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। तो ध्यान समझिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये एक रॉड थी ए बी, रॉड को यहां पर हिंज किया हुआ था पॉइंट ए पर। दिस इज ए, दिस इज बी, और रॉड को हिंज करने के बाद यहां पर इसके एंड बी को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया था। एंड दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन जस्ट लाइक दिस। ऐसे है, अगर इसको यहां से स्ट्रिंग नहीं होती, हॉरिजॉन्टल मेंटेन किया गया है, इसको छोड़ देंगे ऐसे वर्टिकल प्लेन में गिरना शुरू हो जाए अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, पॉइंट ए फिक्स रहेगा इस टाइप से। इसका मास m है, लेंथ l है। मास m है, लेंथ l है, और ए पॉइंट पर फिक्स है। और ये हिंज जो है ये स्मूथ है, यानी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अभी रफ वाले की बात में किसी अगले वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, मास m, लेंथ l एंड इसको हॉरिजॉन्टली मेंटेन किया गया है। ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, उन पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी में क्या क्या चीजें आएंगी वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट होगा C, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा यहां से एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, जहां पे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होगा रॉड में। एक फोर्स और होता है, आप देखें जहां पे इसको क्लैंप किया हुआ है, हिंज लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एक फोर्स होता है। कहीं ना कहीं हिंज भी इसको दूर, इसके एंड को ए को दूर नहीं जाने दे रहा होता है। ये आप एक एक्सेल लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स होते हैं, तो उनको मैं कुछ इस टाइप से मान लेता हूं। हिंज से दो फोर्स लगेंगे, एक होगा दिस वन NX, और एक होगा रॉड के परपेंडिकुलर, या XY पे भी आप मान सकते हैं NY। कई बार क्या होता है, दोनों फोर्स होते हैं, कई बार सिंगल वन होता है, कई बार कोई भी नहीं होता। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की क्या होगा। तो अगर मैं लिखूं हिंज फोर्स, अगर आपसे हिंज फोर्स पूछा जाए तो नेट हिंज फोर्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक ए नॉर्मल एक्शन एट द फिक्स पॉइंट। तो दैट इज अंडर NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नेट हिंज फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। ठीक है, तो नेट हिंज फोर्स आपके पास अंडर NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर से दिया जाएगा। अब इस रॉड को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन होती है, सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0, ये दो कंडीशन होंगी इसकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। आज ही मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है या सिर्फ बॉडी पर ही वो पॉइंट हो। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट सिस्टम में कोई टॉर्क है तो एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क होगा ही होगा। हाँ, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, डिस्टेंस बदली होगी, तो टॉर्क तो होगा ही नहीं। तो आप इसमें एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी कहीं से भी टॉर्क को जीरो किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सिग्मा Fx0 करते हैं। सिग्मा Fx0, जब सिग्मा Fx हमने जीरो किया तो x डायरेक्शन में इसमें एकमात्र फोर्स दिख रहा है NX। दिस इंप्लाइज दैट NX आपके पास जीरो आ जाएगा। एक चीज तो सॉल्व होगी इमीडिएट। अब सिग्मा Fy0, सिग्मा Fy0 यानी जितना अपवर्ड उसको पॉजिटिव, जितना डाउनवर्ड उसको नेगेटिव लिख करके सम जीरो कर देंगे। तो अपवर्ड है NY प्लस T, आप देख पा रहे हैं NY और T ये दो फोर्स अपवर्ड है, और डाउनवर्ड है MG इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से NY प्लस T
इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये दो इक्वेशन आ गई। अब आता है सिग्मा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि टॉर्क किसी भी पॉइंट पर, सिस्टम में कितने फोर्स लग रहे हैं, nx ny, फिर इनका रिजल्टेंट एक n हम लिख सकते थे, एक nx लग रहा है, एक ny लग रहा है, एक t लग रहा है, एक mg लग रहा है। तो मेरी ये सलाह होती है जब भी आपको सिस्टम में टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालिए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहा हो। जैसे ए से 2 फोर्स पास हो रहे हैं, तो ऐसा करने से एक फायदा ये होगा कि उन फोर्स का टॉर्क अबाउट गिवन पॉइंट जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में स्टेप्स कम आएंगे। तो मैं टॉर्क अबाउट ए ले लेता हूं, जीरो। तो ए के अबाउट nx का टॉर्क जीरो है, ny का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ए के अबाउट mg का टॉर्क। तो mg का टॉर्क निकालने में कुछ डिस्टेंसेस दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर a से mg तक जाया जाए तो ऐसे, दिस वन, एक आप डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, दिस वन इज r, ये r है। अब r क्रॉस f लीजिए, f मतलब राइट हैंड रूल से इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं टॉर्क, तो r क्रॉस f। तो आप देख रहे हैं f mg है, r ये डिस्टेंस l/2 होगी और f होगा mg। क्लॉकवाइज सेंस में इनवर्ट डायरेक्शन जा रही है। फिर से देख लीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स r की ओर करिए, हम ऐसे भी कर सकते थे, और बट फिंगर इजीली नीचे नहीं टर्न कर सकते, तो आप ऐसे करिए, r क्रॉस mg, f मतलब mg। हम इनवर्ट जा रहे हैं, इनवर्ट क्लॉकवाइज सेंस में निगेटिव डायरेक्शन साइन कर लिया जाएगा। तो माइनस का दिस r इज l/2 इंटू mg। अब आगे बढ़ते हैं, टेंशन एक अगला फोर्स बचा है। अब इसी हिंज पॉइंट से टेंशन तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अगर आप चेक करेंगे तो हिंज पॉइंट से टेंशन तक का जो ये डिस्टेंस आएगा ये L आएगा, ये डिस्टेंस L हो जाएगा। हिंज पॉइंट से टेंशन तक का डिस्टेंस L हो जाएगा। अब L मतलब ये R हो गया, टेंशन अपवर्ड, इसका फिंगर ऐसे रखेंगे अपवर्ड, तो ये बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो ये प्लस के कैप होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस का L इंटू टेंशन इक्वल टू 0, ठीक, ये मल्टीप्लाई था। तो इधर से हम चेक कर लेंगे, T इंटू एल, T इंटू एल इक्वल टू mg इंटू l/2। L से L कैंसिल करते, दिस इंप्लाइज दैट T इक्वल टू mg/2। टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकल आए, एक आपका सेकेंड आंसर है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पे डाल दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ny इक्वल टू mg माइनस टी। तो mg माइनस टी भी था mg/2, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा mg/2, ये आंसर हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप नेट हिंज फोर्स की बात करें तो नेट हिंज फोर्स n आपके पास आएगा, nx 0 हो चुका तो ny के बराबर ही हो जाएगा, ny हो गया है, एंड दैट इज mg/2 आप निकाल चुके हैं, दिस इज mg/2, ठीक है। और टेंशन आपका 0 आ चुका है, और ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो एक ये तरीका था, इसमें आपसे टेंशन, हिंज फोर्स, ये सारी चीजें पूछी गई थी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। मैंने कहा था कि इसमें बहुत क्वेश्चंस होंगे, 3-4 क्वेश्चंस होंगे, तो ये पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है अगला पार्ट, केस 2। नाउ स्ट्रिंग इज कट। अब अगर मैं इसी स्ट्रिंग को कट कर दूं, ये जो स्ट्रिंग है इसको कट कर दूं, तो देखिए अभी ऐसे रुका हुआ था, स्ट्रिंग बंधी हुई थी, इसको स्ट्रिंग को कट कर दिया मैंने, तो अब ये कुछ यहां से रेस्ट पे है भी सारा सिस्टम, रेस्ट से कुछ ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इस टाइप से देख पा रहे हैं, दिस वन। अभी हॉरिजॉन्टल मेंटेन था, इक्विलिब्रियम, स्ट्रिंग कट करते इसका मोशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे मोशन करने की कोशिश करेगा। तो अब स्ट्रिंग कट करने के बाद क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है रेस्ट से मोशन स्टार्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है। जैसे अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो फोर्स चाहिए, और अगर रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क चाहिए, क्योंकि शुरुआत में इसके पास सारी वेलोसिटी 0 है। तो ये बात कंफर्म है, ये एक फिक्स पॉइंट के बाद इसका प्योर रोटेशन चल रहा है, हिंज पॉइंट ए के बाद यहाँ एक रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेशन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल टॉर्क होता है। तो चलिए हम स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स हमारे बीटी से गायब हो जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स गायब हो जाएगा, और फिर से हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, दिस वन।
ये आपका हिंज पॉइंट है ए एंड दिस वन इज बी। अब जैसे ही हम कट करेंगे स्ट्रिंग को तो इसका टेंशन फोर्स होगा, ये गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, सेंटर पॉइंट ये होगा, इस पे mg एज इट इज लग रहा होगा। ठीक है, nx and y होंगे बट अभी मैं nx and y कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूं। या मान लेते हैं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ nx and y भी होंगे, ये nx भी होगा और ये इस समय ny भी होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, सारी चीजों कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस समय गॉस देखें, टेंशन बचा नहीं, इस फोर्स को जीरो कर दीजिए, भूल जाइए ये फोर्स है। अब आपके पास सिस्टम में तीन फोर्स दिख रहे हैं, mg दिख रहा है, nx दिख रहा है, ny दिख रहा है। अब बिकॉज बॉडी इज फ्री टू मूव अबाउट द पॉइंट ए, हिंज पॉइंट ए, तो मुझे ए के अबाउट ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ए के अबाउट nx ny, इनका तो कोई टॉर्क आना ही नहीं, तो अब आपके पास सिस्टम में एक नेट टॉर्क अभी भी बचेगा, mg का बचेगा। तो नाउ द नेट टॉर्क सिग्मा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। अब ये कितना होगा? अब जब सिस्टम में नेट टॉर्क बचता है तो जैसे आप ट्रांसलेशन में जानते थे एफ नेट को एम ए लिखते थे, ऐसे ही यहां टॉर्क नेट को आई अबाउट ए इंटू अल्फा अबाउट ए होगा। अब ये पूरा सिस्टम ए के अबाउट रोटेशन रखने की टेंडेंसी, रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी पूरे सिस्टम में ए के अबाउट ऐसे कुछ एक टॉर्क आएगा और ऐसे ही एक अल्फा भी आ जाएगी। इसी सेंस में सिस्टम ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू एम टॉर्क प्रोड्यूस बाय mg, nx and y तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस समय a के अबाउट नेट टॉर्क सिर्फ और सिर्फ mg का है और ये हम इसके पहले वाले पॉइंट में निकाल चुके, ये डिस्टेंस l/2 होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg है, तो टॉर्क अबाउट दिस आ जाएगा l/2 इनटू mg। अब आप ये देख रहे होंगे मैंने पिछला जो ऊपर किया वहां इसका टॉर्क निकालने माइनस का l/2 इनटू mg किया, दिस वन माइनस का l/2 mg लिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टॉर्क आ रहे थे, एक क्लॉकवाइज सेंस में mg का आ रहा था, एक टेंशन का एंटी क्लॉक आना था। जब क्लॉक एंटी क्लॉक सारे टॉर्क प्रेजेंट हो तो आप रिस्पेक्टिव साइन जरूर लीजिए, क्लॉकवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। लेकिन जब एक सिंगल ही आपके पास टॉर्क आ रहा है तो फिर माइनस सेंस नहीं लेते, उसी को पॉजिटिव मान लेते। तो यहाँ पे एक सिंगल टॉर्क है mg का, इससे मैंने माइनस नहीं लिया, लेकिन हाँ ये डायग्राम में जरूर मैं दिखा रखा है कि सेंस क्लॉकवाइज है, उसके मैग्नीट्यूड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो माइंड इट, यहाँ माइनस ना लिखने का मेरा ये रीजन है, जबकि ऊपर वाले मैंने माइनस लिखा हुआ है। l/2 इंटू mg इक्वल टू आई अबाउट एंड, रॉड का अपने एंड के अबाउट जो टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ml²/3 इनटू अल्फा, अल्फा अबाउट ए आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं एक सिंगल पॉइंट अबाउट अल्फा तो अल्फा अबाउट ए मेंशन करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ अल्फा ही लिख सकते हैं जैसे मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल हो गया, एक एम कैंसिल हो गया, तो अल्फा आपके पास इस समय आ जाएगा 3g/12, ये आपके पास एक अल्फा आ चुका है। यानी कि रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 3g/12 अबाउट द पॉइंट। स्ट्रिंग के कट करते पॉइंट ए के अबाउट, वेलोसिटी तो अभी कोई नहीं थी, लेकिन पॉइंट ए अबाउट इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आया, अब थोड़ी देर बाद इसके पास एक वेलोसिटी भी आनी है तो आपके पास एक अल्फा आ चुका है 3g/12। ठीक है, अगर मैं चाहूं इस समय भी अगर आपसे nx और ny पूछे जाए, जनरली नीट जैसे एग्जाम में nx and y इस केस में नहीं पूछे जाएंगे, बट मेंस या आईटीज के बारे में बात कर सकता हूं। तो देखिए, अब आप अगर पास सेंटर ऑफ मास का ये आपके पास जो अल्फा अबाउट ए है, तो अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन हो, ये इसका ओ पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं पूछूं इसके पास एक रेड कलर में बना रहा हूं टेंजेंशियल एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं 80 जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो होगा यहां से एक डिस्टेंस ले लीजिए, ये l/2 डिस्टेंस हो गया, दिस डिस्टेंस इज l/2। ठीक है, और अल्फा इसके अबाउट है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जो 80 होगा वो r अल्फा फॉर्मूले से दिया जा सकता है, r अल्फा फॉर्मूले से। तो r है l/2, अल्फा है 3g/12, तो ये आपके पास 80 आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, ये a ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसमें सेंटर ऑफ मास का a आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड आने की टेंडेंसी लगा, यानी सेंटर ऑफ मास में नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा सिस्टम पे, तो मैं सिग्मा Fy इसको टू MAy कर सकता हूं। इक्विलिब्रियम होता था सिग्मा Fy को मैंने पीछे 0 किया था, अब क्यों सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी लगता है, इसमें सिग्मा Fy को MAy लिख सकता हूं।
तो सिग्मा एफ आई वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो डाउनवर्ड में इसमें देखिए फोर्स एम जी लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है एन वाई लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं एम जी माइनस एन वाई इसको टू एम, एम मास होगा रॉड इंटू ए वाई, वाई मतलब वाई डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास 3g/4 आएगा। देखिए इसको कट कर दीजिए, आर आपके पास l/2 था, अल्फा 3g/12 था, एल कैंसिल कर 3g/4 आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 3g/4। अब ये 3g/4 आ गया तो यहाँ पे m इंटू ए वाई ये डाल दीजिए 3g/4। इसको ट्रांसफर कर देते एम जी माइनस 3mg/4 इक्वल टू एन वाई। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पे आपका एन वाई कितना आ जाएगा g/4। ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा एन वाई। एन वाई आपके पास g/4 कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब बात करें सेंटर ऑफ मास छोड़ते ही स्ट्रिंग कट करते डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी, उसके पास एक्स में जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो फॉर सेंटर ऑफ मास ax जो है 0 होगा। तो ax 0 है तो सिग्मा fx भी इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और x में इसमें एकमात्र फोर्स लग रहा है nx, nx हुआ 0। अब nx 0 है तो आप कंफर्म हो जाइए कि nx 0 है, ny आप पास जो है n हो गया है, बाकी मैंने अल्फा निकाल दिया है। उस समय क्या होगा, अब इसी का एक केस 3 आता है, उसको हम चेक करते हैं। केस 3 में क्या होगा, रॉड को जिसमें स्ट्रिंग कट की थी t को 0 पर, मैंने इसका देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा। कुछ देर बाद यहां पर मान लो ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा बना चुकी या कोई अल्फा बना चुकी, वहां पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी भी आ चुकी होगी। तो वो चीजें क्या हम कैलकुलेट करते हैं। तो चेक करते हैं, मैंने क्या किया, ये एक एक्सिस बना दी हुई है, दिस वन एक्सिस। ठीक है, यहां पे रॉड को हिंज किया गया था, रॉड की नई एक्सिस जो है कुछ इस टाइप से है, नई एक्सिस ऐसे, रॉड ऐसे जा रही है, ऐसे हिंज किया गया है, रॉड कुछ इस टाइप से जा रही है, ऐसे है रॉड। ये रॉड का बी पॉइंट जो यहां था वो ऐसे आ चुका है, कुछ इस जगह आ चुका है, ए पॉइंट अपनी जगह फिक्स है, ये हिंज दिया हुआ है, और ये सेंटर सी जो था वो कुछ ऐसे आ चुका है इस टाइप से। ये सी की लोकेशन थी, ये बी हो चुका है, ये सी आपके पास है। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट आपका दिया हुआ है, हिंज पॉइंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ क्या क्या चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस समय इसके पास एक अल्फा इस समय भी होगा, अल्फा अबाउट ए, और अबाउट ए इस समय ओमेगा भी होगा। मैं आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखाऊं तो इस समय इसके पास अल्फा था बट इसमें ओमेगा 0 था, जिसपे छोड़ी गई थी, ये रेस्ट से स्टार्ट की थी। और आपको यहां दिया हुआ है, अब ये रॉड जो है एक्सिस से, यहां पे मैं ऐसा दिखा देता हूं, ये यहां से इसकी एक्सिस थीटा एंगल घूम चुकी है, थीटा एंगल। क्लियर? तो अब इस समय मुझे इसका अल्फा और ओमेगा दोनों बताने हैं। तो चलिए आसान है, हम क्या करते हैं, यहां पर भी इसका mg देखते हैं, एक ही फोर्स लगेगा mg आपके सामने एक फोर्स लगा है। अब mg की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे बैक साइड, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, mg की लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड किया, और पॉइंट ए के अबाउट यह चीज निकालनी है, बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट फ्री टू रोटेट है। तो पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, दिस वन। तो आप पता है दिस वन जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, दिस इज l/2 एंड दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज l/2 cos थीटा। ये l/2 एंगल थीटा, तो l/2 cos थीटा हो जाएगी। तो a के अबाउट जो टॉर्क बचेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mg फोर्स, इनवर्ड होगा, खैर सिंगल फोर्स है तो मुझे उसमें लेना नहीं है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इस इंस्टेंट पे जब आएगा तो हो जाएगा mg इंटू l/2 cos थीटा, और टॉर्क को लिख दूंगा मैं I इंटू एल्फा, mg l/2 cos थीटा। I अबाउट पॉइंट ए जो आएगा वो ml²/3 हो जाएगा इंटू एल्फा, mg l/2 cos थीटा, ये आ गया।
ठीक है, यहां से कुछ कट कर दीजिए, एम से एम कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, अल्फा आपके पास आया 3g/2l cos थीटा। ये एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल पे थी, थीटा 0 था, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जैसे जैसे थीटा गिरती जाएगी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्लोज होके जो वर्टिकल लाइन है वो क्लोज होती जाएगी। ठीक है, और जब ये पूरा फॉल हो जाएगा तो ये mg भी टॉर्क नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हिंज पॉइंट ओ से गुजरने लगेगी, ए से गुजरने लगेगी। तो अभी मैंने इस इंस्टेंट में ले लिया वर्टिकल से थीटा एंगल पर, जब रॉड है उस समय इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो थीटा का फंक्शन है। हाँ, अगर यहाँ पे आप थीटा 0 कर दो तो पॉइंट पहले इसकी पोजीशन है थीटा 0 डिग्री के लिए, जहां पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी 0 था। यहाँ पे जब रॉड थी तो इसका ये एंगल थीटा 0 था, यहाँ से रिवर्स ले लीजिए तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी 0 थी। तो उस समय अगर आप देखें अगर थीटा 0 कर दें तो अल्फा पास आ जाएगा 3g/2l, cos 0 होता है 1। और ये हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया उसका आंसर लिखा है, देखिए दिस वन, ये आंसर लिखा हुआ है और ये प्रॉब्लम देखिए सामने डायग्राम में, उस समय इसका अल्फा ये आ चुका है जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो इससे आप किसी भी स्टैंड में निकाल सकते हैं। रॉड अगर वर्टिकल हो जाए तब क्या होगा इसका, थीटा 90 कर दें तो रॉड, मैंने आपसे पहले ही कहा कि रॉड जब ऐसे है थीटा पे आपने निकाल लिया, थीटा 0 किया तो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन ऊपर आ चुका है, थीटा पे आपने निकाला, अब थीटा जब ऐसे हो जाएगा 90 हो जाएगा तो mg की लाइन ऑफ एक्शन भी a से गुजरने लगेगी, तो टॉर्क ही नहीं बनाएगा, ना nx बनाएगा, ना ny बनाएगा, ना ये बनाएगा। तो यानी कि इसका आपका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस स्टैंड जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टैंड पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। तो मेथड 1 हमारे पास जो है वो है, आप गौर देखिए ये अल्फा है, अल्फा इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ये रॉड थीटा एंगल घूमी है, तो ये रॉड अगर थीटा एंगल घूमी है तो आप समझ जाइए कि थीटा ही रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो इसका एक सोल्यूशन होता है, उस जगह अल्फा को ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको रिकॉल करूं, जैसे आप ए को डीवी बाई डी टी भी लिखते हैं, या ए को आपको ध्यान होगा आपने वी इंटू डीवी बाई डी एस भी लिखा होगा ट्रांसलेशनल मोशन पे, ठीक है, ऐसा लिखा था। तो वैसे ही वी का जो काम है वो यहाँ ओमेगा है, जो एस का काम है डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ थीटा है, ऐसा आप लिख दीजिए ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब अल्फा पास था 3g/2l cos थीटा, तो आप पास ओमेगा इंटू डी ओमेगा इसको टू 3g/2l cos थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेट मार दीजिए। जब थीटा 0 डिग्री था, मैंने आपको दिखाया जब थीटा 0 डिग्री था तो इसका ओमेगा 0 था, जब थीटा थीटा हो चुका है तो ओमेगा ओमेगा हो चुका है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डायग्राम में जरूरत है नहीं, ऊपर में स्लाइड कर लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट रखने पर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बना रहेगा, 3g/2l कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, और जब लिमिट आ गया तो साइन थीटा माइनस साइन 0, साइन 0 1 होता है, साइन थीटा बचा रहेगा। ये आपके पास आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, रूट होगा 3g साइन थीटा बाई l। अब ये भी ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है, थीटा 0 करेंगे ओमेगा 0 आएगा, देखिए जिस समय ये हॉरिजॉन्टल थी। थीटा किसी एंगल 30 लगाना है 30 लगाइए, 60 लगाना है 60 लगाइए, 45 लगाना है 45 लगाइए, आपके पास आंसर है। और थीटा 90 लगाना है तो भी आप लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका था, यहाँ से आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड 2, क्योंकि मैंने आपसे कहा जहां पे ए पॉइंट पे हिंज था वो स्मूथ है, सिर्फ हिंज के नॉर्मल एक साथ सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यानी कि ऑयलिंग ग्रीसिंग की हुई है, स्मूथ बना रखा है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर ले एनर्जी कंजर्वेशन क्यों यूज कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप डायग्राम देखें, इसमें देखें या इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, कंजर्वेटिव एनर्जी का लॉस होगा नहीं।
NX NY जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो फोर्स होने के बावजूद भी ये वर्क नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इससे इनका वर्क डन जीरो होगा, एनर्जी लॉस होगी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो एनर्जी लॉस कराता है, मैंने स्मूथ मान लिया, तो यानी एनर्जी लॉस करने वाला कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, हेंस वी आर एबल टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा ध्यान दें, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, इसी को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काउंट करने के U जीरो है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल भी जीरो है, काइनेटिक भी जीरो है। अब इस समय आ जाए तो आप किसी भी रिजिड बॉडी में, जब भी रोटेशन और रिजिड बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी उसका सेंटर ऑफ मास से काउंट होती है, सेंटर ऑफ मास है। तो गॉस देखें, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था इस लाइन पे, यहां से ये कितना ड्रॉप हुआ है, ये हाइट। तो आप देख पा रहे हैं कि L/2 थी, तो ये L/2 cos थीटा, तो ये L/2 sin थीटा है। दिस हाइट इज L/2 sin थीटा। ये अगर आपका जीरो रेफरेंस लेवल था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखी जाएगी, अपने रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस की L/mg इंटू एच की जगह L/2 sin थीटा रख देंगे। और काइनेटिक एनर्जी में इसके पास एकमात्र एनर्जी होगी, क्योंकि ओमेगा से हो रहा है हिंज के अबाउट, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इसको टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल भी जीरो थी, पोटेंशियल इनिशियल जीरो थी, क्योंकि शुरुआत में कोई मोशन थी नहीं, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैंने वही रेफरेंस पॉइंट मान लिया था। काइनेटिक फाइनल आपके पास होगी हाफ आई अबाउट ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसके अबाउट रोटेट करे आई उसी के अबाउट यूज करना होता है। और फिर ये आई पोटेंशियल होगी माइनस mgh, एच की जगह मैंने आपसे दिखाया भी डायग्राम में कि आप ये L/2 sin थीटा रखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा L/2 sin थीटा। तो हाफ ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो IA होता है ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इसको टू mgl sin थीटा। m से m कैंसिल हो गया, एक l से l कैंसिल हो गया, तो आप देखें ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3g sin थीटा बाई l। रूट ले लीजिए तो ये आपके स्क्वायर रूट में ओमेगा आ जाएगा, और आप चेक कर पा रहे हैं ये दोनों आंसर सेम है और हेंस वेरीफाइड। तो ओमेगा निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है काइनेमेटिक्स, अल्फा को ओमेगा बाई डी थीटा यूज करके निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको आ जानी चाहिए। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस बात को समझ नहीं पाए। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको इसके नोट्स की जरूरत है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, इसको देखिए और अपने फुल रिदम पे लगे रहिए, और जो भी दिक्कत आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। ओके।